नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। यानी नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी का हाल क्या है और मोनार्की सिस्टम है वो किस तरीके से इस्टेब्लिश है वहां पर, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस टॉपिक को स्टडी ना करो। और ऐसा भी नहीं है कि ये टॉपिक है वो बोर्ड्स के एग्जाम में आता नहीं। ये टॉपिक बोर्ड्स के एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन चांसेस बहुत कम रहते हैं। कह सकते हैं आप 40% या 50% या 30% का इसका अगर देखा जाए तो ये रहता है। लेकिन आप लोगों को ये समझना जरूरी है क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, तो उसके बारे में कुछ चीजें हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करें। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा ये जो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम। तो जो नेपाल था वो एक हिंदू किंगडम था इन द पास्ट, वो भी पास्ट में था। एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी ईयर्स। देन क्या हुआ कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को अडॉप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वो होता है जहाँ पे किंग भी हो और कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और किंग दोनों मिलकर काम करते हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सुपीरियर होता है, तो मोनार्की ज्यादा होता है। कह लीजिए कि राजा के पास ज्यादा पावर अभी भी रहती है इस सिस्टम के अंदर भी। Throughout this period, political parties and the common people of Nepal have wanted a more open and responsive system of government. जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की अडॉप्ट हुई तो वहाँ पे कह सकते हैं कि जो वहाँ की जो जनता है और जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कहीं ना कहीं एक छूट मिली, जिसकी वजह से वो लोग अब सरकार के खिलाफ थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो खड़े कर सकते हो। सरकार का, गवर्नमेंट का या कह लीजिए किंग का वो विरोध कर सकते हैं। लेकिन जब मोनार्की सिस्टम था, फुल मोनार्की सिस्टम था, जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की नहीं था, जब मोनार्की ही था, तो जनता के करने की ऐसी हिम्मत नहीं होती। क्योंकि अगर जनता ऐसी करता और वो मोनार्की का विरोध करती तो जनता को कुछ भी राजा कर सकता था। But the king, with the help of the army, retained full control over the government and restricted the expansion of democracy in Nepal. दरअसल क्या हुआ कि जो किंग है वहां का, उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी का यूज करके सारी जो पावर है वो अपने कंट्रोल में ही की। भले कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था, लेकिन उन्होंने, किंग ने आर्मी का यूज करके सारी पावर अपने ही कंट्रोल में कर रखी थी। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो डेमोक्रेसी को जो एक्सपेंशन करना था, जो पूरे नेपाल के अंदर स्प्रेड करना था, वो किंग फैलने नहीं दे रहा था। क्योंकि किंग को पता था कि अगर डेमोक्रेसी अडॉप्ट हुई तो उसकी पावर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और जनता उसका विरोध करना शुरू कर देगी। तो उसको कहीं ना कहीं सत्ता का लालच तो था ही था। सॉरी। अगर देखें आगे तो द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। अब आप सोचोगे कि ये जो किंग है ये अचानक से इसने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1919 में क्यों अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि आप बता रहे हो सर, क्योंकि किंग अगर अडॉप्ट करेगा तो वो खतरे में चला जाएगा, उसकी पावर कम हो जाएगी। पर ऐसा इस वजह से हुआ इन द वेक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, क्योंकि वहां पे जो जनता है उन्होंने डेमोक्रेसी की मांग उठाना शुरू कर दी। और ये जो प्रो डेमोक्रेसी की जो मांग करे, प्रो डेमोक्रेसी मीन कि एक अच्छे तरीके से, एक सही सिस्टमैटिक और एक अच्छे तरीके से स्टैब्लिश किया जाए डेमोक्रेसी को। तो ये जो मांग उठा रहे थे ये जनता उठा रही थी, और इस बार जो मांग डिमांड कर रही थी वो बहुत ही तगड़े तरीके से कर रही थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैड अ शॉर्ट एंड ट्रबल करियर। अब दरअसल क्या हुआ कि जब किंग ने इनकी बात को माना, चलो ठीक है हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेते हैं, लेकिन वहां पे जो गवर्नमेंट बनती थी उसके अंदर जो काम होता था वो सही तरीके से नहीं होता था। उनका काम करने का जो डेज होते थे वो भी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होते थे, और वो जितना भी काम करते थे उसमें किंग बार बार बीच में टांग अड़ा देता था, क्योंकि इसमें अभी भी किंग के पास ज्यादा पावर थी। ड्यूरिंग द 90s द माओइस्ट of Nepal were successful in spreading their influence in many parts of Nepal. दरअसल क्या जो माओइस्ट थे वहां पर
उन लोगों ने क्या किया कि अपना जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे नेपाल के अंदर स्प्रेड करना उन लोगों ने स्टार्ट किया। अब आप लोग ये सोचोगे कि जो माओइस्ट हैं ये कौन लोग होते हैं और ये क्या होता है। तो अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो माओइस्ट वो होते हैं, इट इज एन आइडियोलॉजी। बेसिकली जो माओइस्ट हैं, जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उन्हें हम माओइस्ट कहते हैं। दे कैन डू ऑल टाइप ऑफ वायलेंस टू फुलफिल देयर एम। दरअसल जो माओइस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं ये लोग, इनका एक एम होता है, कुछ भी एम हो सकता है, और उस एम को पूरा करने के लिए ये मिलिट्री का यूज कर सकते हैं, वायलेंस का यूज कर सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं, और उसको जायज कहेंगे। वो कहेंगे कि हमने हथियार उठाया तो हमने कोई गलत काम नहीं किया। और जो माओइस्ट हैं वो इस बात की भी डिमांड करते हैं कि जो रिसोर्सिस है, या कह लीजिए जो अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल हो। ऐसा ना हो कि अमीर का ही गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे रही है, सरकार जो किंग है वो अमीर पे ही ज्यादा ध्यान दे रहा और गरीबों पे ध्यान नहीं दे रहा। तो ये लोग ये भी बात कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में क्या हो, इक्वालिटी हो। They believed in our insurrection against the monarch and the ruling elite। दरअसल क्या हुआ, तो इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया, इंसुरेशन किया इन्होंने। और भी किसके खिलाफ किया इन्होंने, किंग के खिलाफ, कि जो किंग है वो अपनी पावर्स को ज्यादा यूज कर रहा है और लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं है। इस तरीके की चीजें वहां पर हो रही थी। देन आगे क्या हुआ, दिस लेड टू अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन माओइस्ट गुरिल्लाज एंड द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ किंग। इसकी वजह से क्या हुआ, किंग और जो माओइस्ट लोग थे उनके बीच में लड़ाई होगी। किंग की जो आर्मी थी एक तरफ, दूसरी तरफ थी हमारी माओइस्ट के लोग। फॉर सम टाइम देयर वाज अ ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट अमंग द मोनार्किस्ट फोर्सेस, द डेमोक्रेट्स एंड द माओइस्ट। दरअसल क्या हुआ, एक ट्रायंगुलर वॉर हो गई, क्योंकि यहाँ पे तीन तरीके के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। पहले था मोनार्क यानी जो किंग, दूसरा था डेमोक्रेट्स यानी जो ऐसे लोग जो वहां पे डेमोक्रेसी को मांग कर रहे थे कि डेमोक्रेसी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट हो। तीसरे वो लोग जो माओइस्ट थे। माओइस्ट मैंने आपको बता दिया उनकी आइडियोलॉजी कैसे होती है। तो ये तीन तरीके के लोग हैं, वो आपस में लड़ रहे थे। इन 2002 में क्या हुआ, द किंग अबॉलिश द पार्लियामेंट एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। देन क्या हुआ, 2002 के अंदर जो किंग है उसने जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया। दस एंडिंग इवन द लिमिटेड डेमोक्रेसी डेट एग्जिस्टेड इन नेपाल। जिसकी वजह से जब इसने किंग ने अबॉलिश किया पार्लियामेंट को, तो वहां पे जो छोटी मोटी जो डेमोक्रेसी थी या लिमिटेड जो डेमोक्रेसी थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गई। इन अप्रैल 2006 में क्या हुआ, देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। फिर 2006 के अंदर क्या हुआ, अगेन जनता का खून उबला और उन्होंने क्या किया, मांग करने लगे कि इस बार जो डेमोक्रेसी वो अच्छे से अडॉप्ट हो। अगेन वो डेमोक्रेसी की मांग करने लगे। अब जाहिर सी बात है, जब जनता है वो इतना विरोध कर रही है तो किंग को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस अचीव्ड देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री, और उनको विक्ट्री भी मिली। When the king was forced to restore the House of Representatives that had been dissolved in April 2002। तो फिर क्या हुआ, जो किंग है उसको कहीं ना कहीं जो जनता है उसकी बात माननी पड़ी, और उसने फिर क्या किया, उसने जो रिस्टोर किया दोबारा से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसने जो पार्लियामेंट है उसको दोबारा से रिस्टोर किया। वही पार्लियामेंट जो 2002 के अंदर उसने अबॉलिश कर दिया था, डिसॉल्व्ड कर दिया था। द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वॉज लेड बाय द 7 पार्टी अलायंस। और ये जो इतना बड़ा मूवमेंट था ये बेसिकली मेनली नॉन वायलेंट था। यहाँ पे जो हिंसा है वो बहुत ही कम हुई, ना के बराबर हिंसा यहाँ पर हुई। और ये पूरी वायलेंट मतलब एक कह सकते हैं बहुत ही शांत तरीके से यहाँ पर काम किया गया। और इसके अंदर 7 पार्टी अलायंस थी जो इस मूवमेंट को लेकर चल रही थी। 7 पार्टी अलायंस थी जिसे हम SPA कहा जाता है, द मार्क्सिस्ट एंड द सोशल एक्टिविस्ट। दरअसल क्या है, जो 7 पार्टी अलायंस है इसके अंदर 7 पार्टीज है जिनकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, और ये लोग आपस में एक हुए और इनका मांग था कि राजा को जो इतनी पावर दी गई है वो उनसे छीन ली जाए और राजा को इतनी पावर ना दी जाए। और इसके अंदर माओइस्ट भी थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, जो लोग मांग करते थे डेमोक्रेसी हो, या जो लोग ये चाहते थे कि किंग को इतनी पावर क्यों दे रखी है, किंग हमारे लिए काम नहीं कर रहा, वो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहे।
इतना तक तो था हमारा कि जो नेपाल है उसमें किंग का क्या सिस्टम रोल रहा और वहां पे डेमोक्रेसी किस तरीके से लड़ बिखड़ के आखिर आ ही रही है वहां पर, और लोग किस तरीके से डेमोक्रेसी की वहां पे मांग कर रहे हैं। तो इतना तो आप लिख सकते हो कि जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी के बारे में बताओ, या फिर नेपाल के अंदर जो डेमोक्रेसी और जो किंग है उसके बिहेवियर के बारे में बताओ, या इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आए तो आप यहाँ तक लिख सकते हो। अब हम आपकी बुक के अंदर कुछ और चीजें दी गई हैं, उसको मैंने टॉपिक दे दिया है सम अदर फैक्टर्स, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे और हो सकता है यहाँ से भी 1 नंबर का एग्जाम में पूछ ले, लेकिन ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, पूछे या फिर ना पूछे। नेपाल्स ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज नॉट कंप्लीट, और नेपाल का जो पूरी तरीके से ट्रांजिशन था डेमोक्रेसी के अंदर, मोनार्की से डेमोक्रेसी के अंदर, वो पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एट द मोमेंट नेपाल इज अंडरगोइंग अ यूनिक मूवमेंट इन इट्स हिस्ट्री, और नेपाल इस वक्त एक बहुत ही यूनिक मूवमेंट को क्रिएट कर रहा है, ये कह लीजिए एक हिस्ट्री को क्रिएट करने वाला है। क्यों? बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेट विल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल, क्योंकि एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा जब नेपाल, अब जो नेपाल है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो वहां का नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। ये एक बहुत ही हिस्टोरिक टाइम होगा। दूसरे पॉइंट को देखें तो सम सेक्शंस इन नेपाल स्टिल थिंक दैट अ नॉमिनल मोनार्की इज नेसेसरी फॉर नेपाल टू रिटेन इट्स लिंक विद द पास्ट, और कई सेक्शंस है नेपाल के अंदर जिनका मानना है कि भाई किंग है उसको अभी भी होना जरूरी है, लेकिन उसको पावर ना के बराबर दी जाए। इस वजह से उनका मानना है कि मोनार्की होना जरूरी है, क्योंकि वो लोग यही चाहते कि हम अपने पास्ट से जुड़े रहें, हमारे यहाँ पर पास्ट मतलब जो राजा का सिस्टम चल रहा है वो चलता रहे, ऐसा ना कि हम अपने पास्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दें। तो इस वजह से द माओइस्ट ग्रुप्स हैव एग्रीड टू सस्पेंड आर्म स्ट्रगल, और जो माओइस्ट है उन्होंने फाइनली कह दिया कि हम नेपाल के अंदर अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, यानी कोई भी मुद्दा होगा तो हम मेनली हम फोकस करेंगे कि बातचीत करके ही हल निकले, हम लड़ाई झगड़े पे नहीं पहुंचेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। देखते हैं क्या होता है, कब तक अपने आप को कंट्रोल करके रख सकते हैं, तो बात की बात है। They want the constitution to include the radical programs of social and economic restructuring, वो लोग ये चाहते हैं माओइस्ट कि वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है उसके अंदर रेडिकल प्रोग्राम्स को ऐड किया जाए। अगर मैं आप लोगों को रेडिकल प्रोग्राम्स के बारे में बताऊं तो बेसिकली जो रेडिकल है वो भी एक आइडियोलॉजी है। रेडिकल के अंदर क्या कहा जाता है कि रेडिकल के अंदर जो इक्वालिटी हो अमीर और गरीब के बीच में वो एक रहे, और ये कहा जाता है कि जो सारी जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट लोगों के हाथों में ना रहे, केवल अमीर लोगों के हाथों में ना रहे सारी जमीन, ये गवर्नमेंट के अंडर में रहे। और गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी तो वो अमीर लोगों को भी ध्यान दे सकते हैं, गरीब लोगों को भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादातर चीजें प्राइवेट लोगों के हाथ में रहेगी तो प्राइवेट जो पर्सन होगा वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में सारी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज अमीर लोगों के लिए प्रोड्यूस करेगा, गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं करेगा। तो इनका ये मानना जो कि अच्छा भी है, सही भी है। सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्ट्रक्शन, बट ऑल द पार्टीज इन SPA मे नॉट एग्री विद दिस प्रोग्राम। हो सकता है और जो इनकी जो बात रख रहे हैं कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस माओइस्ट के जो बात कह रहा है, जो माओइस्ट ग्रुप जो बात कह रहा है उसके खिलाफ हैं। द माओइस्ट एंड अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स आर ऑल्सो डीपली सस्पिशियस इंडियन नेपाल रिलेशन। दरअसल क्या है कि जो माओइस्ट हैं और जो वहां पे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस मेंटेन हो रहे हैं उसको लेके थोड़ा शक की नजर से है कि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा शक है कि इंडिया क्योंकि एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल कंट्री है एज कम्पेयर टू नेपाल, तो उनको डर है कि जो नेपाल के ऊपर भारत है वो अपनी मनमर्जी चलाएगा, अपनी चीजों को थोपेगा। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। इवन भारत की जो पॉलिसी रही है वो नेपाल के लिए हमेशा उदार रही है, वो नेपाल के लिए हमेशा सोचता है, क्योंकि नेपाल भी एक बहुत ही देखा जाए तो एक छोटी सी कंट्री है, तो उसके लिए क्या भारत क्यों ऐसा पंगा करेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कोई भी इस वीडियो में डाउट नहीं रहा होगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर ही रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ अपने वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उनको भी ये वीडियो दिखाइए, हो सकता है उनको वीडियो यूजफुल लगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।